हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्लूटस आईएएस में। मित्रों, दोस्तों, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज मैं आपके सामने एक ऐसे महत्वपूर्ण शख्सियत को लेकर आया हूं जिन्होंने अपने ऊपर पश्चिम के दर्शन की एक नई विरासत और परंपरा को लेते हुए आगे बढ़ाया। यानी कि इनके द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सिद्धांतों को, ये दर्शन की जो विरासत है, उसे इनके जो शिष्य थे प्लेटो और अरस्तु, और उसके बाद आगे के जो महान दार्शनिक हुए, यानी उनके कंधों पर आकर पश्चिम जगत की जो दर्शन की जो आगे की महत्वपूर्ण गाथा है या यात्रा है, वो इन्होंने कहीं ना कहीं शुरुआत कराई, या इनको जो है एक शुरुआती महानतम दार्शनिक के रूप में जाना जाता है। पश्चिम में जब दर्शन के विषय में महत्वपूर्ण बातें सामने आ रही थी, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह सामने आ रही थी कि आखिरकार ज्ञान किसे कहते हैं और जीवन का महत्वपूर्ण जो है उद्देश्य क्या होता है, और ज्ञान जो है ये आता कहां से है, ज्ञान के स्रोत क्या क्या है, यानी तत्व मीमांसा क्या है, ज्ञान मीमांसा क्या है, नीति मीमांसा क्या है। और यदि हम सुकरात की बात करें तो सुकरात एक महानतम व्यक्तित्व वाले दार्शनिक थे, और इनकी ही आगे की विरासत को प्लेटो और अरस्तु जैसे महान विद्वानों ने आगे बढ़ाया। यानी पश्चिम के दर्शन की जो आगे की यात्रा थी, वो प्लेटो और अरस्तु ने अपने कंधों पर लेकर, और आगे के महान विद्वानों ने अपने कंधों पर लेकर ये पश्चिम के दर्शन की यात्रा को आगे बढ़ाया। यदि मैं आपसे सुकरात की बात करूं तो सुकरात का जन्म यूरोप में 469 बीसी और एथेंस ग्रीस में उत्तरी क्षेत्र में हुआ था। इनके पिता भी एक महत्वपूर्ण यानी साधारण परिवार से थे। माता इनकी एक प्रकार से हाउसवाइफ थी, और सुकरात अपने जीवन में बहुत सारे प्रश्नों को लेकर चिंतित रहते थे। और उस समय एथेंस और यूनान, यानी दो ही चीजें ज्यादातर हमें देखने को मिलती हैं, एक एथेंस और एक स्पार्टा। एथेंस जो है वो दार्शनिकों के लिए प्रसिद्ध था, स्पार्टा जो है वो कहीं ना कहीं युद्ध के लिए। तो यहाँ पर जो नगर के बहुत सारे कानून थी, बहुत सारे नगर के नियम थे, उसमें कहीं ना कहीं कुछ बातों से जो सुकरात थे वो हमेशा असंतुष्ट रहते थे, और यही कारण है कि उन्होंने सोफिस्टों की मान्यता को अस्वीकार कर दिया। तो सबसे पहले सोफिस्टों की मान्यता को उन्होंने अस्वीकार कर दिया कि ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष और वस्तुनिष्ठता से आता है। उसके बाद सुकरात कहते हैं कि ज्ञान जो है वह होगा जो प्रत्यय से आएगा, ज्ञान वह होगा जो तर्क और वाद विवाद के बाद जिस पर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होगा, उसे ज्ञान कहेंगे। कहते हैं कि ज्ञान जो है वो आत्मा से उत्पन्न होता है, और इसके लिए प्लेटो जो है, इसके लिए आगे प्लेटो ने विस्तार में व्याख्या की थी। इसके लिए जो सुकरात हैं वो यह कहते हैं कि नॉलेज इज वर्च्यू, ज्ञान ही सद्गुण है। यानी वो इसके लिए जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं ज्ञान ही सद्गुण है। और ये जो ज्ञान है ये कहां से आता है? ये ज्ञान जो है वह आत्मा में होता है, और ये आता किससे है? तो तर्क, वाद और विवाद, इसके माध्यम से हम कुछ सामान्य अनुभव की ओर पहुंचते हैं, और यही सामान्य अनुभव जो है वो ज्ञान का निर्माण करता है। यानी यहां पर एक
महत्वपूर्ण सिद्धांत सुकरात देते हैं जिसे हम कहते हैं निगमनात्मक, यानी एक होता है इंडक्टिव थ्योरी और एक होता है डिडक्टिव थ्योरी। तो बहुत सारे अनुभवों से बहुत सारे अनुभवों से एक सामान्य अनुभव निकाला जाए। तो यहां पर दो शब्द आते हैं, एक होता है सामान्य से विशेष और दूसरा होता है विशेष से सामान्य। तो जो अनुभववाद होता है इसमें बहुत सारे अनुभवों से एक सामान्य अनुभव निकाला जाता है। यहीं पर सुकरात ये कहने का प्रयास करते हैं कि ज्ञान किसी भी जो है प्रकार से ज्ञान को जो है हम प्रत्यक्ष रूप से सत्य नहीं मान सकते हैं और ज्ञान जो है वो प्रयोजन मूलक होना चाहिए। तो यहां पर सुकरात जो है ज्ञान के लिए तीन बातें कहते हैं, एक तर्क विद्या का सिद्धांत, एक प्रयोजन मूलक का सिद्धांत और तीसरा जो है वो आकृति सिद्धांत। तो सुकरात यहां पर अपने तीन जो है सिद्धांतों की बात करते हैं। वो कौन से तीन सिद्धांतों की बात करते हैं? पहला जो है तर्क विद्या का सिद्धांत, दूसरा जो है प्रयोजन मूलक सिद्धांत, और तीसरा जो है वो आकृति सिद्धांत। तो सुकरात कहते हैं कि ज्ञान जो है वो तर्क वाद विवाद, यानी कोई भी प्रत्यक्ष तब तक सत्य नहीं माना जाएगा जब तक उन अनुभवों को बहुत सारे व्यक्ति प्रमाणित ना कर दें। हो सकता है वह जो हम सामने प्रत्यक्ष देख रहे हैं वह किसी और के लिए असत्य है। तो जब तक तर्क वितर्क वाद विवाद नहीं होगा तब तक बहुत सारे अनुभवों को हम सामान्य नहीं बना पाएंगे। तो यहां पर जो अनुभववाद की बात कर रहे हैं और प्रत्यय की बात कर रहे हैं, वह यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि ज्ञान जो है बहुत सारे अनुभवों से जो है, यानी बहुत सारे अनुभवों से हमें क्या निकालना है? एक सामान्य अनुभव निकालना है। हमें बहुत सारे अनुभवों से एक सामान्य अनुभव को निकालना है, और यही सामान्य अनुभव जो है वो आगे जाकर ज्ञान बनेगा। लेकिन सुकरात कहते हैं कि ज्ञान हमारी आत्मा में बसा होता है और नॉलेज इज द वर्च्यू, और यह सर्वमान्य होता है, सर्वव्यापक होता है और सामान्य होता है। तो इसके लिए इन्होंने तीन शब्दों का इस्तेमाल किया है ज्ञान के लिए कि ज्ञान जो है वो कैसा होता है। तो इसके लिए जो उन्होंने तीन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो ये है कि ज्ञान जो है वह कैसा होता है? ज्ञान जो है वो सर्वव्यापक होता है, ज्ञान जो है वह सर्वव्यापक होता है। ज्ञान जो है वो सामान्य होता है, ज्ञान जो है वह सर्वव्यापक होता है, सामान्य होता है और सर्वज्ञ जो है वह सत्य होता है। ज्ञान जो है वह आत्मा में होता है। तो यहां पर ये दो शब्दों को विशेष रूप से याद रखना है कि ज्ञान जो है वो सर्वव्यापक होता है, सामान्य होता है और बहुत सारे अनुभवों में एक सामान्य अनुभव को जब तर्क वितर्क वाद विवाद से सत्य मान लिया जाए तो उसी को ही वास्तविक ज्ञान माना गया है। और यहां पर सुकरात कहते हैं कि वो ज्ञान जो है वो हमारी आत्मा में जो है मूल रूप से होता है, यानी ज्ञान हमारे अंदर मूल रूप से होता है। तो यानी यहां पर यदि प्रत्यय की बात की जाए, कंसेप्ट की बात की जाए, तो अनुभववाद के अंतर्गत इन्होंने प्रत्यय के माध्यम से जो है ज्ञान को साबित करने का प्रयास किया है, जिसमें तीन सिद्धांत बताए हैं। पहला सिद्धांत तर्क विद्या, यानी कोई भी जो सामान्य जो प्रत्यय जो हमें अनुभव आ रहे हैं जब तक वह सामान्य नहीं हो जाएगा, यानी बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों के द्वारा जब तक उस अनुभव को सही नहीं कहा जाएगा तब तक तर्क वितर्क के माध्यम से तब तक जो है उसे ज्ञान का अंश नहीं माना जाएगा। दूसरा प्रयोजन मूलक का मतलब ये होता है कि कोई भी जो ज्ञान है
उसका एक साध्य साध्य यानी एक लक्ष्य होता है। और लक्ष्य क्या होगा? लक्ष्य होगा सत्य की प्राप्ति, और वो जो शुभ का प्रत्यय जो हमारी आत्मा में है उसको हमको प्राप्त करना है। तीसरी बात आकृति, यानी यहां पर वो ज्यामिति के माध्यम से आकृति को समझाने का प्रयास करते हैं। ज्यामिति के सिद्धांत के माध्यम से ज्यामिति के सिद्धांत के माध्यम से ज्यामिति के सिद्धांत के माध्यम से वह इसको आकृति का सिद्धांत, आकृति यानी वो कहते हैं कि त्रिभुज के जब तीन भुजाओं को बनाया जाता है तब उसमें जरूर कोई ना कोई अंतर हो सकता है, लेकिन जो वास्तविक रूप में जो त्रिभुज होता है वो विशुद्ध यानी बिल्कुल एक्यूरेट जो है उसकी भुजाएं होती हैं, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की विकृति नहीं होती है। तो विकृत और विकृति को हम अपने ज्ञान से, तर्क से जब हम संशय रहित वाले पार्ट को अलग कर देते हैं तो वो ज्ञान बन जाता है। यानी यहां पर वो आकृति के माध्यम से विशुद्ध आकृति की बात करते हैं और त्रिभुज का उदाहरण देते हैं। तो जब सुकरात जब भारत में उस समय यदि हम देखें तो इस समय पश्चिम में सुकरात प्लेटो का जमाना चल रहा था, और उस समय भारत में 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, और उसके बाद 540 भगवान महावीर, यानी गौतम बुद्ध के आसपास की कहानी चल रही है। यानी भारत में भी बहुत तेजी से नए नए सिद्धांतों का विकास होता जा रहा है, और वहीं पश्चिम में भी बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। यहां पर मैं बात आपसे कहना चाहूंगा कि सुकरात एथेंस के नगर प्रशासन से खुश नहीं थे, तो एथेंस में उनको बार बार परेशान किया जाता था। और एक बार ऐसा हुआ कि जो एथेंस में वहां का जो प्रशासन था वहां पर जब शिकायत पहुंची कि सुकरात जो है नगर के युवाओं को भ्रष्ट कर रहे हैं, तो उन्हें जेल में बुलाया गया, और इसके लिए उनको जेल में जो है इसके लिए रखा गया, और जेल में जो है उनसे यह कहा गया यदि तुम अपनी बात का खंडन कर दोगे कि ऐसा नहीं होता है, जो राजा बोल रहा है वो सत्य है, यदि ये तुम मान लोगे तो हम तुमको छोड़ देंगे। ऐसी परिस्थिति में सुकरात ने कहा मैं जो कह रहा हूं वो बिल्कुल सत्य है, और आने वाले समय में जब सुकरात ने अपनी बात को खंडित नहीं किया, अपनी बात का खंडन नहीं किया, और जो वहां के प्रशासन और वहां के जो नियम है उनके खिलाफ जब टीका टिप्पणी की, तो ऐसी स्थिति में सुकरात को दंड दिया गया, सुकरात को कारावास दी गई, और सुकरात पे यह आरोप लगाया गया कि सुकरात जो है वह नगर के युवाओं और अन्य लोगों के आचरण को भ्रष्ट कर रहे हैं। जब सुकरात जेल में थे तो उनके महत्वपूर्ण जो शिष्य थे, इनका नाम प्लेटो था, और भी बहुत महत्वपूर्ण शिष्य थे, वो सब सुकरात के पास गए और कहा कि हम रात को आपको वहां से भगा ले जाएंगे और आप रातों रात एथेंस छोड़कर चले जाओ। तो यहां पर सुकरात की एक बहुत महत्वपूर्ण बात को याद रखना। सुकरात ने कहा कि यदि आज मैं यहां से भाग गया तो मेरे विचार मर जाएंगे, मैं तो जिंदा रहूंगा, लेकिन यदि आज मैं यहां से नहीं भागूंगा तो मैं भले ही मर जाऊं लेकिन मेरे विचार हमेशा जिंदा रहेंगे, और एथेंस को एक योग्य ज्ञान की आवश्यकता है, आगे बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांतों की आवश्यकता है। उसके लिए कई सुकरात भी इस प्रकार से कुर्बान होना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी सुकरात यहां पर यह कहने का प्रयास करते हैं अपने शिष्य प्लेटो से कि यदि प्लेटो आज तुम मुझे यहां से चुपचाप भगाना चाहते हो, मैं यदि आज भाग गया तो मैं तो भाग जाऊंगा लेकिन मेरे विचार मर जाएंगे, और यदि मैं नहीं भागा तो हो सकता है कल को मैं जीवित नहीं रहूं लेकिन मेरे विचार जरूर जिंदा रहेंगे, और जो मैं बातें अपनी जगह कह रहा हूं उन बातों का कहीं ना कहीं खंडन इसी बात पर टिका हुआ है कि मैं इस नगर की व्यवस्था पे कितना विश्वास करता हूं।
और इसके लिए सुकरात जो थे वह यानी शासन प्रणाली को पूर्ण तरीके से वो स्वीकार करते थे, और यही कारण है कि उन्होंने जहर के प्याले को हंसते हंसते पी लिया। तो सुकरात जो है उन्होंने अपने प्राणों की कुर्बानी, प्राणों की आहुति दी, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित है। और तर्क मूलक, प्रयोजन मूलक और इसके अलावा आकृति मूलक इन सिद्धांतों के माध्यम से सुकरात ने जो अपनी बातें कही, अपने अनुभवजन्य सिद्धांत कहे और प्रत्यय का संबंध अनुभव से, और अनुभव में सामान्य की बात कही, और उसमें जो ज्ञान की बात कही कि जो सर्वमान्य होता है, जो सर्वव्यापक होता है और वो किसी भी प्रकार से विकृति से रहित होता है। इस प्रकार सुकरात जो है अपने पीछे अपने महान शिष्य यानी प्लेटो और आगे अरस्तु के लिए एक लंबी विरासत छोड़ गए, जिसे उनके शिष्यों ने इस पश्चिम की महानतम दार्शनिक विचारधारा को आगे बढ़ाया। तो कुछ विचार सुकरात के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे, और यहाँ पर हमने आज कुछ बेसिक महत्वपूर्ण बातें सुकरात के बारे में समझने का प्रयास किया। तो मिलते हैं एक बार फिर हम एक नई क्लास में, जिसपे हम सुकरात के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पे फिर से चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की।